Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स के 6 स्टेप एक्सप्लेन किए थे और सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। उसमें हम किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास में है या फिर यूजर ने जो हमें काम करने के लिए कहा है दैट इज डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, हमें दो चीजें मेंशन करनी होती है। सबसे पहला तो होता है डिफाइन अ प्रॉब्लम, यानी कि यूजर ने जो भी काम हमें करने के लिए कहा है उसका एक्चुअली में मतलब क्या है, उसने जो टास्क दिया है उसको समझना कि वो करवाना क्या चाहता है। और सेकंड चीज थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो भी काम हमें करने के लिए कहा गया है उस काम को करने के लिए हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब एरिया को कैलकुलेट करने से पहले मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर रेक्टेंगल को सिंपली मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसे टाइप का फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, या फिर हम उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं और 90 डिग्रीज पे होते हैं। यही है प्रॉब्लम को समझना कि रेक्टेंगल एक्चुअली में है क्या, उसको हम किस काम के लिए लेते हैं। तो अब हमने समझ तो लिया कि रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया क्या है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। अब उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं आउटपुट। आउटपुट यानी कि हमें एक्चुअली में क्या रिजल्ट चाहिए हमारी स्क्रीन पर। तो आउटपुट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि जब हम इस काम को करवाने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में कितने रिजल्ट हमारे पास में निकल के आएंगे, टोटल कितने रिजल्ट निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज कही गई है दैट इज एरिया कैलकुलेट करना। तो क्वांटिटी में क्या आएगा 1, और हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात करती हूँ तो क्वालिटी का मतलब होता है हम किस टाइप का आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं, उसमें सिंबल्स होंगे, लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, किस टाइप का आपका आउटपुट निकल के आएगा। तो जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। 10, 10.25, 50 या फिर 67, कुछ इस तरीके से एरिया आता है। तो हमारी क्वालिटी में क्या आएगा, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब क्या है, नंबर टाइप का रिजल्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये तो हुई पहली चीज जो एक्चुअल आउटपुट हमें निकालने के लिए कहा गया। इस आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की एरिया की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं तो दो ही चीजों को कंसिडर किया जाता है, एक तो होता है लेंथ और एक होता है ब्रेड्थ। यानी कि एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो इनपुट में भी जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी का मतलब कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो लेंथ पता होनी चाहिए और एक ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज किस टाइप की होगी, यानी कि इनका क्वालिटी किस टाइप का होगा, यानी कि इनका क्वालिटी किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज भी हमारे पास में नंबर टाइप की होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आएगा न्यूमेरिक। ठीक है, अब ये तो हुआ आउटपुट जो हमें फाइंड आउट करना है। इस आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आ जाएंगी इस इनपुट के अंदर। लेकिन इस इनपुट पे हम किसी तरीके की प्रोसेसिंग तो करेंगे, किसी तरीके का कैलकुलेशन करेंगे, तभी तो हमारे पास में रिजल्ट निकल के आएगा। तो वो कहलाता है हमारा फॉर्मूला, रेसिपी या प्रोसेस। तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो इसे। तो यहाँ पे होगा क्या, लेंथ और ब्रेथ को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एरिया एक आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज। तो ये है हमारा फॉर्मूला या फिर रेसिपी या फिर प्रोसेस, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इनपुट जो हमने कलेक्ट किए।
अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में बताया था कि जब भी हम किसी भी तरीके के डेटा को हैंडल करते हैं तो जो भी डेटा हमारे पास में होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन सा डेटा है, एक तो लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक एरिया है जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑन टोटल कितने डेटा है हमारे पास में, 3 तरीके के डेटा है। और इन सारे डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हें मेमोरी के अंदर सेव करवाते हैं। अब सेव करवाने का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वेरिएबल। तो यहाँ पे इन तीनों डेटा को हैंडल करने के लिए हमें कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक जो लेंथ की वैल्यू को होल्ड करेगा, एक जो ब्रेथ की वैल्यू को होल्ड करेगा और एक जो एरिया की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ऑन टोटल हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ डेटा दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और एरिया के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशंस को समझा जाता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें कही गई है उसको समझना कि वो है क्या, और इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। और थर्ड जो चीज आती है दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So that was the very first example of understanding the program specification. इस क्वेश्चन के अंदर या जो भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है सारे स्टेप्स किस तरीके से मैंने मेंशन किया है? All right, moving with the next question. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए दैट इज डिस्प्ले द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल तो हम सबको पता है होता ही क्या है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है और हमें सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। अब सर्कल के बारे में तो हमें सारी चीजें पता है, हमें दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, हमें इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए ताकि हम बेसिकली पता लगा सके कि हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर और जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे ये भी समझ लिया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कैसे लिखा जाता है, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमें 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एक तो एरिया और दूसरा सर्कमफ्रेंस। तो अगर आउटपुट के अंदर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो क्वांटिटी में 2 आ जाएगा दैट इज एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। अब ये दोनों वैल्यूज, ये जो दोनों डेटा है ये किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। तो क्वालिटी में क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज न्यूमेरिक, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इनपुट की बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ रेडियस की जरूरत है किसी भी तरीके के एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो 2 होता है वो तो फिक्स है। और अगर मैं पाई की बात करती हूँ तो पाई की वैल्यू भी या तो हम 3.14 काउंट कर सकते हैं या फिर 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमें पता ही है, सिर्फ आर ही तो है जो हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ आर वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट है। तो इनपुट के अंदर हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए दैट इज रेडियस। तो क्वांटिटी के अंदर 1 और रेडियस। अब ये जो रेडियस है ये किस टाइप का होगा, ये भी एक नंबर टाइप की ही वैल्यू होगी। तो क्वालिटी के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे न्यूमेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो फंक्शनिंग आती है दैट इज फॉर्मूला, यानी कि प्रोसेस। वो प्रोसेस जो हम इन इनपुट पे करेंगे ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एरिया से रिलेटेड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब ये क्या करेगा, ये हमें एक आउटपुट रिटर्न करेगा जिसे मैंने एरिया के अंदर सेव करवा लिया। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये क्या करेगा, हमें एक सर्कमफ्रेंस रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हमने इनपुट भी गैदर कर लिया है, फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने आउटपुट भी गैदर कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आती है वो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितनी डेटा को हैंडल करने के लिए हमें कितनी मेमोरी रिजर्व करवानी होगी,
तो यहाँ पे हमें एक रेडियस की जरूरत है, एक एरिया की जरूरत है और एक सर्कमफ्रेंस की जरूरत है। यानी कि ऑन टोटल हमें 3 वैल्यूज की जरूरत है। 3 चीजों के लिए हमें मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको हैंडल करवाने के लिए मेमोरी रिजर्व करवानी है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में आएंगे दैट विल बी 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल्स का कंसेप्ट आप लोगों को बताया था तब मैंने ये कहा था कि वैल्यूज को हैंडल करने के लिए जिस भी तरीके की फंक्शनिंग, जिस भी तरीके की प्रोसेसिंग हम लोग करा रहे हैं, वहां पे वैल्यूज को हैंडल करवाने के लिए हमें मेमोरी के अंदर कुछ जगह रिजर्व करवानी होती है और उस जगह को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे रेडियस को रिजर्व करवा दिया, एरिया को रिजर्व करवा दिया और सर्कमफ्रेंस को रिजर्व करवा दिया। ठीक है, और ये हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 भी तो एक वैल्यू है, 3.14 भी एक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो ये 2 है और ये जो 3.14 है ये फिक्स है। फिक्स का मतलब ये यूनिवर्सल है, 2 का मतलब 2 ही रहेगा और पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगी। हम कभी भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, चाहे हम उस पर कितनी ही कैलकुलेशन क्यों ना करवाएं, तो इस टाइप की वैल्यूज को कहा जाता है कांस्टेंट्स। वो वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं विद टाइम वो कहलाते हैं वेरिएबल्स, लेकिन वो वैल्यूज जो हमेशा फिक्स रहती हैं, जो कभी भी टाइम के साथ में चेंज ना हो, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इस 2 को भी एक मेमोरी रिजर्व करवा दे, इस 3.14 के लिए भी एक मेमोरी रिजर्व करवा दे, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वो कांस्टेंट्स कहलाएंगे। ऐसी मेमोरी लोकेशन जो कुछ इस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रही है, जो हमेशा सेम रहेगी, कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर द न्यू टर्म। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, सेम वही फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे जो काम हमें करने के लिए कहा गया है बहुत ही सिंपल सा है। यूजर ने हमें ये कहा है कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, दैट इज हेलो एवरीबॉडी। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है? सिंपली ये एक मैसेज को प्रिंट करवाना। तो डिफाइन अ प्रॉब्लम के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो भी काम हमें करवाने के लिए कहा गया है उसको समझ के मेंशन करना। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कहा गया है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज प्रिंट मैसेज। अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो मुझे एज सच कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले से ही बता दिया गया है कि मुझे क्या करवाना है। तो किसी तरीके का जब इनपुट नहीं होगा, किसी तरीके का कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक स्पेसिफिक आउटपुट डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटी और क्वालिटी मेंशन नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली आउटपुट, इनपुट और फॉर्मूला मेंशन करते हैं। तो आउटपुट तो हमारा क्या आएगा? जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज हेलो एवरीबॉडी। अब इनपुट के केस में यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इन केसेस में हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है? दैट इज इनपुट नॉट रिक्वायर्ड। एंड सेम गोज फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूला के केस में भी यहाँ पे हमें कुछ तरीके की कैलकुलेशन तो करने नहीं है, सिंपली मैसेज ही हमें डिस्प्ले करवाने हैं। तो फॉर्मूला के केस में भी हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिक्वायर्ड। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स है उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस। तो हर प्रोग्राम के जो स्पेसिफिकेशंस है वो हम कुछ इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन रेडी किया है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करके देखना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसे डिस्प्ले करवाना है। सिर्फ पहले स्टेप की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना और रिक्वायरमेंट एनालिसिस को लिस्ट करना। तो प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल क्या है ये पता होना चाहिए, और जो मैंने एरिया डिस्प्ले करने के लिए कहा है इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या आएगा?
आउटपुट हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी क्वालिटी, इनपुट क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी क्वालिटी, और इस इनपुट पे हम जो प्रोसेसिंग करेंगे और आउटपुट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है कि क्या करना है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स में जो हमारा सेकंड पॉइंट था दैट इज डिजाइन द प्रोग्राम मॉडल। बेसिकली हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन की है, जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने डिसाइड की है, उसके बेसिस पर हमें एक आउटलाइन तैयार करनी है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा डिजाइनिंग द प्रोग्राम मॉडल। और जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसके बेस पर ही हम जब अपने प्रोग्राम को कोड करेंगे तो हम उसको रेफर करके ही स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शंस को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइनिंग का स्टेप होता है उसके अंदर मेजरली दो चीजें कंसिडर की जाती है। सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास में दैट इज अ सूडो कोड। अब यहाँ पे सूडो कोड का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है कि हाँ आपको ये चीजें ध्यान रख के बाकी सारी चीजों को डेवलप करना है। हम यहाँ पे एक आउटलाइन तो बनाते हैं, लेकिन वो आउटलाइन क्या होगी, छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलके बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स के टाइम पे एक 5 इंस्ट्रक्शंस का छोटा सा प्रोग्राम बताया था, स्टार्ट, इनपुट, a कॉमा बी, फिर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर डिस्प्ले c देन एंड। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वो तरीका था, जो वो छोटा सा कोड मैंने आप लोग को बताया था, वो सूडो कोड ही कहलाता है, जहाँ पे किसी भी तरीके के स्पेसिफिक रूल्स को ना फॉलो किया जाए और जिसको हम एक्चुअली कभी एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए, उस तरीके का जो आउटलाइन होता है दैट इज नोन एज सूडो कोड। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा जो तरीका होता है डिजाइनिंग का दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं। और ये आपके चाहे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं, तो सब लोग ध्यान से समझना इसमें जो जो चीजें हैं। सबसे पहला, फ्लो चार्ट एक्चुअली में होता क्या। देखिए, जब मैंने आपको प्रोग्राम का डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया था और मैंने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने अलग अलग तरीके के सिंबल्स काम में लिए थे, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स को काम में लिया था, हर एक स्टेप को समझाने के लिए। तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेप्स इंक्लूड किए हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, उन सारे स्टेप्स को जब हम अलग अलग सिंबल्स की हेल्प से, अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन करवाते हैं, तो वही कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट। इट इज अ ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स हमारी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एक के बाद एक चीजें हमें करवानी है, किस टाइप का काम हम करवाना चाहते हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हमने इनपुट लिया है, फिर हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाया है, हमने कैलकुलेशन करवाई है, या फिर हमने प्रोग्राम को ओवर कर दिया है। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग तरीके के सिंबल्स को काम में लेते हैं। तो इन सिंबल्स को यूज करके जो आउटलाइन क्रिएट की जाती है दैट इज द पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का सिंपली मतलब है डायग्राम्स को यूज करके बनाया हुआ एक ऐसा कलेक्शन जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को बताएगा, यानी कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा उसको बताएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो कौन कौन से सिंबल्स को काम में लेते हैं मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में सिंबल आता है दैट इज ओवल। कुछ लोग इसे राउंडेड रेक्टेंगल कहते हैं और कुछ लोग इसे ओवल भी कहते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल को काम में लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से इसे बहुत सी बार टर्मिनल भी कहा जाता है। टर्मिनल का मतलब ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट कॉमन टर्म्स में। तो प्रोग्राम का जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके के सिंबल को काम में लेते हैं। ठीक है, सेकेंड जो सिंबल है हमारे पास में दैट इज फ्लो लाइन।
फ्लो लाइन या फिर आप इसे कॉमन टर्म्स में एरो भी कह सकते हो। जितने भी सिंबल्स हम हमारे इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर काम में ले रहे हैं, तो जो भी सिंबल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम इन एरोस को काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी प्रोसेस को स्टार्ट किया है, किसी प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद हमें क्या काम करवाना है, फिर उसके बाद हमें क्या काम करवाना है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस चलता है प्रोग्राम का, उस सीक्वेंस को बताने के लिए भी हम इन्हीं एरोस को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है हमारे प्रोग्राम का जो सीक्वेंस चलेगा, पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली जो मल्टीपल सिंबल्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हम फ्लो लाइन यानी कि एरोस को काम में लेते हैं। इसके बाद थर्ड जो सिंबल है हमारे पास में, दैट इज इनपुट आउटपुट सिंबल। जब भी हमें किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करवानी है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल का भी एग्जांपल बताया, या फिर मैंने एरिया का जो सर्कल है उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस का आपको एग्जांपल बताया, तो यहाँ पे हमें लेंथ ब्रेड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमें इनपुट लेना पड़ेगा। या सिंपली मैं दो नंबर्स का अगर एडिशन भी करवाऊं तो उसके लिए भी मुझे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए और जो भी रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है यानी कि आउटपुट के लिए, दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल को काम में लेते हैं। दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक कॉमन सिंबल है, दैट इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारे पास में, दैट इज प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी हमारे पास में डेटा है, जो भी हमने डेटा को इकट्ठा किया है, उस पे अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना और एक फर्दर रिजल्ट को कैलकुलेट करना, सिंपल प्रोसेसिंग कहलाने जो प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोसेस सिंबल, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कहीं पे भी अगर आपको किसी भी डायग्राम में दिख जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे किसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और कैलकुलेशंस की जा रही है। दैट वाज आवर फोर्थ सिंबल। इसके बाद जो सिंबल है हमारे पास में, दैट इज डिसीजन सिंबल। अब इस डिसीजन सिंबल को कभी कभी डिसीजन बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, और या फिर आप इसे कॉमन टर्म्स में डायमंड शेप भी कह सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे किसी तरीके की कैलकुलेशन की और एक रिजल्ट कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया है 10। अब मैंने कुछ ऐसा काम करवाया है कि अगर रिजल्ट 10 या उससे ज्यादा आया है तो ये वाला काम करवा दो, और अगर रिजल्ट 10 से कम आया है तो दूसरा वाला काम करवा दो। तो यहाँ पे रिजल्ट जो कैलकुलेट हुआ है उसके बेसिस पर अगर हमें डिसीजन लेना हो हाँ या ना, तो उसके लिए हम इस डिसीजन सिंबल या फिर डिसीजन बॉक्स को काम में लेते हैं। इसके बाद लास्ट जो सिंबल है हमारा, दैट इज कनेक्टर सिंबल। अब कभी भी हम किसी पेपर पे अगर एक फ्लो चार्ट को, एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है ना कि वो उसी पेपर पे कंप्लीट हो जाएगा, कभी कभी वो नेक्स्ट पेपर पे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो मल्टीपल फ्लो चार्ट्स के जो पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर सिंबल यानी कि एक सर्कल को काम में लेते हैं। अब इस सर्कल के अंदर जो मैंने यहाँ पे ए एज अ कैरेक्टर मेंशन किया है, एज आई वाज सेइंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने में मैंने यहाँ पे ए एज अ कैरेक्टर मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप ए से लेके जेड तक किसी भी तरीके का कैरेक्टर लिख सकते हो, बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है। इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि हमने मल्टीपल पार्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया है। सो दीज वर द सिंबल्स जो हम काम में लेंगे एक फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किसी भी सिंबल में किसी को कुछ कंफ्यूजन है जो मैंने आप लोगों को बताया है? ऑलराइट गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ यहीं तक का था, फ्लो चार्ट के सिंबल्स और प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। इस फ्लो चार्ट को यूज करके हम कैसे एक कंप्लीट डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे हम कंप्लीट आउटलाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।
अगर जो भी स्टेप्स मैंने आप लोग को बताए हैं या जो सिंबल्स मैंने आप लोग यहाँ डिस्कस किए हैं, किसी को उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो आप लोग कल मुझसे पूछ लेना। पीपीटी जितनी भी हम लोगों ने कवर की है वो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, और एक बार मैं फिर से लिंक शेयर कर दूंगी इन केस कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हो तो। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन।